कल हमने कल की क्लास में अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है समय निर्धारण, ये सभी कंपटीशन के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हमें इस टॉपिक को पढ़ना ही पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि समय निर्धारण, अब कृपया करके सभी अपने जो फोन है उसके अंदर वीडियो और वॉइस वाला उसको बंद कर दें ताकि हम सही ढंग से पढ़ पाए। समय निर्धारण का टॉपिक है और समझ में आने के बाद में बहुत ही आसान सा है और हर कंपटीशन में किसी न किसी प्रकार से इससे संबंधित प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से होता है। कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पहले हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद में इस टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। समय निर्धारण से संबंधित हमारे सामने इस प्रकार के समय निर्धारण से संबंधित हमारे सामने इस प्रकार के कई बार प्रश्न वो दे देता है कि किसी एक देशांतर का पर्टिकुलर नाम देकर के, जैसे उसने दे दिया कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर दोपहर के 12 बजे, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। या वो ये भी कह सकता है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये समय हो शाम के 6 बजे हो तो 0 डिग्री देशांतर के ऊपर कितना समय होगा, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। या फिर कई बार भारत और राजस्थान से संबंधित भी वो आपके सामने इस प्रकार से दे देता है कि किसी जगह विशेष का देकर के कि सूर्य उदय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सूर्य अस्त के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा कोई प्रश्न बना सकता है। या भारत के मानचित्र में या राजस्थान के मानचित्र में राज्यों के नाम और राजस्थान के मानचित्र में जिलों के नाम देकर के आपके सामने दे सकता है सूर्य उदय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए या सूर्य अस्त के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। या फिर वो कह सकता है कि राजस्थान के पूर्वी भाग में किसी देशांतर का उसने दे दिया कि जैसे हम भारत के संदर्भ में अगर यूं कहो आप ऐसे भारत का जैसे 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री, हम ये तो रख लेते हैं कि यहाँ पर यहां से यहां आने पर 2 घंटे का अंतर होता है, लेकिन वो आपको यहाँ बीच में उसने दे दिया कि 90 डिग्री के ऊपर ये समय है, तो आप बताइए 70 डिग्री के ऊपर कितना होगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो बहुत ही साधारण सी बात इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे और मेरे विचार से एक बार समझने के बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो मैंने हाथ में डस्टर ले रखा है आप इसको पृथ्वी मानिए, एक बार ग्लोब मानिए भी। इस प्रकार से 360 देशांतर की हमने बात की थी। 360 जो देशांतर है उसको पृथ्वी पार करती है 24 घंटे। कितने घंटे में? 24 घंटे। बीच बीच में भी किसी ने वीडियो ऑन कर रखा है तो कृपया बंद करें। मैं ये 15-20 मिनट का टॉपिक के बाद में आप लोगों से पूछ लूंगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो 24 घंटे के अंदर इस प्रकार से पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है, यानी 360 देशांतर को पार करती है। हम यूं कह सकते हैं 24 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर पार करती है? 360 देशांतर। इसका मतलब 1 घंटे में कितने करेगी? 360 भाग 24 बराबर 15 देशांतर।
क्योंकि 360 देशांतर है, 360 में 24 का भाग देते हो, 24 घंटे के अंदर पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेती है, तो 15 देशांतर 1 घंटे के अंदर पार करेगी। हम यूं कह सकते हैं 15 देशांतर पार करने में पृथ्वी को समय लगता है कितना, 1 घंटे कह दीजिए, या यूं कह दीजिए 60 मिनट। इसका मतलब एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को समय लगेगा 60 बटे में 15 बराबर 4 मिनट, क्योंकि ये 60 मिनट हो गए। अब आपको इतनी लंबी चौड़ी गणना हमें नहीं याद रखनी है, लेकिन आपको सिर्फ ये एक तथ्य याद रखना, 4 मिनट, यानी एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आगे। समय निर्धारण में आपको 3 बिंदु याद रखना है। पहला, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, एक बात तो ये याद रखें, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दूसरी हम बात करेंगे, एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता। और तीसरा बिंदु जो हम ध्यान रखना है हमें, पूर्व की ओर बढ़ने पर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय में प्लस यानी वृद्धि होगी। ये 3 ही बिंदु हमें याद रखने इस टॉपिक से संबंधित। इसमें कई बार कंफ्यूज है, आगे मैंने शब्द आधा लिखा इसलिए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर समय में वृद्धि होगी, यानी ये लोग का हिस्सा, ये 0 डिग्री देशांतर हो गई, ये 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। यानी ये पृथ्वी हमने कहा कि इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती। एक बात तो ये ध्यान रखें। दूसरा हमने यहां लिखा है कि इस एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को लगेंगे 4 मिनट। तीसरी जो बात लिखी है कि पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, समय में वृद्धि, पूर्व की ओर, यानी पूर्व की ओर जाने पर समय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसका मतलब पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस, कमी होगी। कब, पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम के देशांतर की ओर अगर हम मूव करते हैं
तो समय में कमी होगी। इसलिए आप यहां पर ये दोनों शब्द याद मत रखना एक साथ में, एक ही याद रखना, ताकि नहीं तो क्या होता है कि पेपर हॉल के अंदर कई बार कमी और वृद्धि दोनों दिमाग के अंदर उलझन पैदा करते हैं। इसलिए जहां पर दो बातें एक दूसरे के विपरीत हो तो हमें एक याद रखनी चाहिए, दूसरी उसकी उल्टे अपने आप हो जाती है। तो यहां आप याद रखना कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर समय में वृद्धि होती है। फिर भी अगर वहां भूलो तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो पाश्चात्य सभ्यता है, पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं, वो बाद में विकसित हुई है, और हमारी आप यूं कह सकते हो जो भारतीय सभ्यता है वो उनसे पहले विकसित हुई है। तो हम उनसे आगे हैं समय। यानी आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के अंदर सूर्योदय बाद में होता है और भारत में पहले होता है। वो पश्चिमी सभ्यता के, या अमेरिका के अंदर बाद में होता है, भारत में पहले होता है। भारत से पहले भी इस साइड के अंदर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, वहां पे और पहले होगा। लेकिन हम हमारे देश के संदर्भ में याद रखते हैं कि भी हमारी जो सभ्यता है वो पुरानी है, ज्यादा बड़ी है, ज्यादा लंबी है, इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो पूर्व की ओर बढ़ने पर समय में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये तीन बिंदु आपको याद रखना है। अब इसको आप थोड़ा सा, इसको मिटाता हूं मैं, दूसरे तरीके में आसानी से आप इस प्रकार से भी जब पेपर हल करते हो तो आप एक ऐसा पेपर के अंदर इस प्रकार से जल्दबाजी नहीं करें और ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। बीच में आपको बनानी है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इस साइड में जाएंगे, पूरा का पूरा 0 से लेकर के 180 तक, ये आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध। और इसी प्रकार से इस साइड में आएंगे, ये हमारा हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां पे हमने लिख दिया 180 डिग्री वेस्ट। अब मैं यहां पे जैसे ये कर दिया मैंने 30 डिग्री, 60, 90 डिग्री, इस साइड में 120 डिग्री और 150 डिग्री और 180 डिग्री, इस ये आपका पूर्वी गोलार्ध। और इधर अगर देखते हो तो पश्चिमी गोलार्ध में W का मतलब वेस्ट यानी पश्चिमी हो गई। 30, 60, 90, 120, 150। आपको वहां पे इतना बड़ा डायग्राम इस प्रकार से सबके डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ वो आंकड़ा लिखना है जो उस पेपर के अंदर दिया हो। पेपर के अंदर दिए हुए का मतलब यहां इस साइड के अंदर आप पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो मैंने कहा था कि समय में क्या हो जाएगी, प्लस यानी वृद्धि होगी। कब, पूर्व की ओर जाना। अब दूसरा अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, क्या हो जाएगी, माइनस यानी कमी होगी। कब, पश्चिम की ओर जाने। अब मैं एक सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद में आप किस प्रकार से करना है कि जैसे एक प्रश्न हमें दे दिया कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर पे समय दे रखा है दोपहर के 12 बजे और समय पूछा जा रहा है 90 डिग्री ईस्ट लिख दिया, ई मतलब पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। हमने कहा था दो बातें आपको ये याद रखनी कि एक देशांतर को पार करती इसका मतलब पृथ्वी को लगता है 4 मिनट का समय। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब दूसरा ये बात ध्यान रखनी है कि देशांतर का सबसे पहले तो हमें अंतर देखना पड़ेगा कितना है। यहां अगर आप देखते हो तो 0 डिग्री का तो उसने दे रखा है, जैसे आपने रफ काम के तौर पे ये कर लिया कि यहां पे आपने लिख दिया 0 डिग्री और उसने पूछा कितने का है, आपने यहां पे बना लिया 90 डिग्री।
90 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब इन दोनों के अंदर ये गैप कितना है, कितने देशांतर का हो गया ये अंतर, 90 देशांतर, अंतर आ गया 90 डिग्री। 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा था, 4 मिनट। इसका मतलब 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौके 36 यानी 90 को 360 क्या आ गए मिनट, 360 मिनट हो गए। अब ये जो 360 मिनट थे इसके अगर घंटे बनाते हैं तो 60 का भाग देते हैं, तो 360 के अंदर अगर 60 का भाग देते हो 6 से 36 यानी 6 घंटे का अंतर आएगा। तो एक चीज तो ये थी कि भी 4 मिनट को ध्यान में रखा, और दूसरी बात जो बात ये आ गई 6 घंटे का तो अंतर आएगा, लेकिन जो समय दे रखा है उसमें इसको प्लस करना है या माइनस करना है, इसमें गलती नहीं करनी। तो यहां 0 से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, इसका मतलब इधर जाने की बात कर, और पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। पहले समय दिया था उसने 12 बजे का, और अब उसमें कितने जोड़ दिए, 6 घंटे और जोड़ दिए। 6 घंटे और जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शाम के साय के 6 बजे। ये बात हमें ध्यान रखनी है, यानी दो चीजें, एक तो देशांतर का अंतर कितना आ रहा है ये देखना है, और फिर उसके बाद में दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि भी उस देशांतर का अंतर आने के बाद में 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करने के बाद में जो मिनट आती है उसके घंटे बना लेना। अब वो घंटे, कई बार मिनट भी दे देता है कि भी कितने मिनट का अंतर आएगा, सीधा अंतर भी पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो वहां पे क्या समय होगा ऐसा पूछे, लेकिन उसमें तो आसानी ज्यादा रहती है। यहां पर अगर वो कहे तो फिर उसके बाद में आपको अगला जो बिंदु ध्यान रखना है कि इसमें हम समय को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। दूसरा इसके अंदर एक सवाल मैं आपको और बताता हूं कि 0 डिग्री देशांतर के ऊपर दोपहर के 12 बजे कब के दोपहर, और भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री। तो वो कह सकता है, अभी हमने बात की थी उस दिन, 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, क्या समय होगा। करना क्या है, वही ये इस प्रकार से डायग्राम बनाया, बीच में 0 डिग्री आ गई, यहां पे आपने लिख दिया 82.5 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब पूर्व की तरफ बढ़ना है, जो समय दे रखा है उससे पूर्व की तरफ, और पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो ये तो समझ में आ गया कि समय में वृद्धि होगी। कितने देशांतर का अंतर है, 82.5 का। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। आपने है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, आपको समझ में आ गया, मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात को, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, उनको समझाने का एक बार प्रयास कर रहा हूं, फिर आप लोगों से बात करूं, ठीक है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है, 82 से 4 को गुणा करना, 8 चौके 32, 328 मिनट तो आगे आपके 82 देशांतर के, और आधा देशांतर और है। एक देशांतर को पार करने में 2 मिनट का समय, 4 मिनट का समय लग रहा था, तो आधे देशांतर को पार करने में 2 मिनट और हो गए, 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब हो गया 6 5 30, 60 का अगर भाग देते हो तो 5 घंटे और 30 मिनट। अब इस 5 घंटे 30 मिनट को हमें क्या कर लेता है, क्या कर लेना है,
जो 12 था उसमें जोड़ देना है। तो यहां पर शाम के, जैसे इन्होंने अभी बताया 5:30 बजेंगे, बिल्कुल ठीक था आपका उत्तर, 5:30 ही बजेंगे। अब कई बार जो एक समस्या जो आती है वो मैं आपके सामने, अगली ये दोनों बातें तो मेरे विचार से आपको समझ में आती है, इसको मिटा दूं। ये तो हम पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे, समय के अंदर वृद्धि हो रही थी। अब कईयों के दिमाग में यहां पे अभी हमने कहा कि 30 डिग्री, अगला क्वेश्चन, 30 डिग्री, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, पश्चिमी देशांतर पर समय है, आप यूं कह दीजिए सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे। कहां पे बात कर रहे हैं हम, हमें ये बनाना है, ये तो आपकी 0 डिग्री हो गई और ये आपकी आ गई 30 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम, 0 से 30 पश्चिम तक आ गई। और हम बात करेंगे 30 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर पर क्या समय है। कहां का दे रखा है, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर का दे रखा है और पूछा कहां का है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो वही दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इसका मतलब पूर्व की तरफ बढ़ने की बात कर रहा है, पूर्व की तरफ बढ़ने की बात करेंगे तो समय के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा या वृद्धि हो जाएगी। एक बात तो ये तो समझ में आती है। अब दूसरा हमें जो अंतर ढूंढना है कि ये कितने देशांतर का है। तो कितने देशांतर का आप देखोगे, 0 से 30 डिग्री तो हमारे पूर्व के दे रखे हैं और 30 डिग्री ही पश्चिम के दे रखे हैं। तो ये यहां से लेकर यहां तक वाला जो गैप है, 30 डिग्री से 0 तक 30 देशांतर तो ये हो गए, और 0 से 30 पूर्व तक 30 देशांतर ये हो गए। टोटल जो यहां तक का जो गैप है वो कितने देशांतर का आ गया, 60 देशांतर का आ गया। और एक देशांतर को पार करने में अभी हमने कहा था 4 मिनट का समय लगता है, तो हम 60 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 यानी 240 मिनट, और 240 मिनट के अगर घंटे बनाते हैं तो 4 घंटे। तो 4 घंटे हम प्लस कर देंगे, जैसे सुबह के 10 बजे हैं तो 11, 12, 1 और 2, दोपहर के 2 बजे। उल्टा भी दिया जा सकता है इस सवाल को, उल्टा का मतलब वो ऐसे दे सकता है कि यहां पे उसने दे दिया आपको 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 2 बजे, यानी यहां पर वो बात कर रहा है आपके सामने दोपहर के 2 बजे हैं, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ये बीच में किसी ने माइक ऑन कर रखा है, अभी बंद करने से। तीस डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा, ये बात भी की जा सकती है। तो अब हम उस, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो यहां पर बात ये आती है कि सेम बात तो वही है, ये 0 डिग्री आ गया और समय इस बार कहां का दिया है, 30 डिग्री ईस्ट का दे रखा है। यहां पे हमने कह दिया कि 2 बजे, कितने बजे थे, 2 बजे, यानी दोपहर के 2 बजे, 2 PM हो गए। और अब वो समय की बात कर रहा है 30 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिमी देशांतर। इसका मतलब अब हम क्या कर देते हैं, इस दोपहर वाले 2 बजे में से ये 4 घंटे घट जाएंगे, तो यहां पे कितने बचे, सुबह के 10 बजे। तो इसको चाहे वो पूर्व में बढ़ने की बात करें चाहे पश्चिम में बढ़ने की बात करें, कैसा भी सवाल अगर दे तो हमें दो ही बातें ध्यान रखनी है कि एक तो हमें समय में बढ़ाना है या समय में कमी करनी है। पश्चिम की तरफ जाओगे तो कमी होगी, पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो वृद्धि होगी। एक बात यहां पे और ध्यान रख लेना, कुछ विद्यार्थियों के ये दिमाग में आ रहा होगा कि 0 डिग्री से पूर्व जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी। नहीं, किसी भी देशांतर से अगर आप
पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अंतर कितने देशांतर का है, उसके बाद में उसको 4 से गुणा कर देना है, पूर्व की तरफ जाओ और फिर वो समय में वृद्धि हो जाएगी। पश्चिम की तरफ आओगे तो वही देशांतर का अंतर देख करके उसको 4 से गुणा करके जो समय दे रखा है उसमें से कमी कर दे। शायद समझ में आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। अभी एक बात जो मैं कह रहा था, भारतीय राजस्थान से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत की जो मानक समय रेखा है वो हम देखते हैं 82.82 डिग्री ईस्ट, पूर्वी देशांतर, जिसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ये इलाहाबाद के पास से होकर के गुजरती है या नैनी के पास से होकर के गुजरती है, ये हम बात करते हैं। मानक समय या प्रमाणिक समय जो किसी देश या क्षेत्र के लिए जिसके द्वारा समय निर्धारित होता है, पूरे देश के अंदर किसी मानक समय रेखा के द्वारा हमारे भारत का समय निर्धारित होता है। इससे संबंधित जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हो तो उसमें प्रश्न आपके दे रखा है, तो वहां आपका ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मानक जो समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर से दक्षिण भी आपके सामने क्रम हो सकता है या दक्षिण से उत्तर की तरफ राज्यों का क्रम भी दिया जा सकता है अगर कहीं कोई मुश्किल सवाल हो तो। अब मैं आपके पास एक यहां पे आप ये याद रख लेना, उत्तर प्रदेश में छत उड़ गई आंधी से। उत्तर प्रदेश का मतलब यहां पे सबसे पहले आप देखोगे तो यूपी आ जाएगा, फिर इससे नीचे चलोगे, मैं का मतलब एमपी यानी मध्य प्रदेश आ गया, छत का मतलब छत्तीसगढ़ का हिस्सा आ जाएगा, उड का मतलब उड़ीसा का हिस्सा आ जाएगा, और आंधी से एपी यानी आंध्र प्रदेश का। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर के मानक समय रेखा गुजरती है। पूरे भारत के अंदर इसी के द्वारा हमारा समय निर्धारित होता है, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में अगर समय की बात करें तो हम यहां अरुणाचल प्रदेश आ गया पूर्व के अंदर, और पश्चिम में अगर आप आते हो तो गुजरात। मैं बीच वाली लाइन को एक बार मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। यानी हमने कहा कि समय रेखा तो हमारी ये 82.82 डिग्री ईस्ट है, लेकिन भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का जो अंतर है वो लगभग कितना है, 30 देशांतर का अंतर है। लगभग कितना है, 30 देशांतर का अंतर है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का देशांतरीय विस्तार है। 29 डिग्री समथिंग होता है, लेकिन राउंड फिगर के अंदर 30 डिग्री अगर आप यूं कहो कि पश्चिम से पूर्व तक का जो गैप है हमारा, वो यूं कह सकते हो कि इस प्रकार से अगर यहां से ये 0 डिग्री आ गई, उसके बाद में यहां 68 से लेकर के 97, ये जो 29 पॉइंट समथिंग है, राउंड फिगर में इसको 30 देशांतर का अंतर लेते थे। 30 देशांतर का अंतर हमने कहा था कि भाई जो पूर्वी हिस्सा होगा वहां पर सूर्य उदय पहले होता है, और हम ये तो रट के चले जाते हैं कई बार कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पहले होता है और गुजरात में सबसे बाद में होता है, लेकिन कई बार वो दूसरे प्रकार से प्रश्न दे देता है, वो अरुणाचल और गुजरात का नाम ही नहीं देता। यहां अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जैसे आजकल सूर्य उदय होता है, आप यूं कह सकते हो कि 6 बजे होता है, इसका मतलब राजस्थान तो बिल्कुल पश्चिम में आ गया,
राजस्थान और अरुणाचल का आप यूं मान लीजिए कि 30 देशांतर का अंतर है। तो यहां पर सुबह 6 बजे, 6 तो यहीं पर भी 6 ही बजेंगे और अरुणाचल प्रदेश में भी 6 ही बजेंगे एक्चुअल में, अगर घड़ी के टाइम की बात करेंगे, क्योंकि पूरी घड़ी जो पूरे राष्ट्र की है वो इस 82:30 के अकॉर्डिंग ही चलती है। लेकिन वास्तव में सूर्योदय है जो प्रकृति की जो अगर बात करते हो तो वो तो सब जगह पे एक समय में नहीं उदय होगा। तो यहां पर सुबह 6 बजे उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारी घड़ी के अंदर क्या समय होगा, तब होगा। तो आप देखते हो कि हमने कहा था कि हमारे तो यहां पे सुबह 6 बजे हुआ है। यहां पर पूर्व की तरफ जाओगे तो निश्चित रूप से समय पहले उदय होता है। पहले उदय होता है तो ये कितने देशांतर का अंतर है? 30 देशांतर का है। 30 देशांतर का है, तो यहां पर 30 देशांतर का मतलब 30 को आपने 4 से गुणा किया तो 120 मिनट आगे। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा। जब हमारी घड़ी के अंदर 4 बजे होते हैं, उस समय अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो निवासी होगा उसको सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। हमारा कोई मित्र वहां पे गया हुआ होगा और जिसको भूगोल का ज्ञान नहीं है, वो 4 बजे उठ के फोन करता है कि क्या कर रहे हो, तो हम लोग ये कहते हैं कि हम तो सो रहे हैं। तो वो कहेगा यार दिन उग गया, तो कोई बकवास ना करे, अभी तो सोने दे। क्यों? वो अपनी जगह सही है कि सूर्य उदय तो वहां पे हुआ है। अब कई बार ये भी आता है कि भी मेरे से 1-2 बार क्लास में पूछ भी लिया गया था कि भी सूर्य उदय, मैंने पूछा था कि यहाँ पे होता है तो अस्त कहाँ पे होगा? तो हम ये मान लेते हैं कि पूर्व की तरफ से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो जी बोलो उत्तर भी कर देते हैं, गुजरात में होगा। ऐसा नहीं है, जहां पर पहले सूर्य उदय होगा उसी जगह पे पहले सूर्य अस्त होगा। अब मैं जिस प्रश्न की बात कर रहा था कि जैसे यहां पर उसने अरुणाचल नहीं दिया और वो आपके सामने 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे यहां पर उसने बात कर ली, सिक्किम की बात कर ली, फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश की बात कर ली, यहां पे उसने पंजाब दे दिया और यहां पे उसने राजस्थान दे दिया। और पेपर के अंदर वो कहता है कि सूर्योदय के क्रम में भारत के राज्यों को व्यवस्थित कीजिए, या ये कहे कि निम्नलिखित राज्यों में से सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होगा। अगर वो अरुणाचल और गुजरात को इनको छोड़ करके यहां से सिर्फ ये 4 राज्य उसने दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4। अब उस कंडीशन के अंदर हम तो पढ़ के गए थे कि सूर्योदय भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन उसने तो उत्तर अरुणाचल प्रदेश दे ही रखा था। उस कंडीशन में क्या करें? और ज्यादातर विद्यार्थी जिन्होंने समझ में आया हुआ उनके तो कोई समस्या नहीं, बहुत आसान है। नहीं तो वो ये सोच देते हैं कि भाई ये तो कुछ अलग सा ही प्रश्न पूछ रखा था इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं, बहुत ही साधारण सी बात की है, न याद करने वाला है न रटने वाला है, सिर्फ आपने एक बार जो बात समझी थी उसी से संबंधित प्रश्न है। इसका मतलब सबसे पहले सूर्योदय उस कंडीशन में कहां पे होगा? सिक्किम के अंदर। और सबसे बाद में पूछे तो राजस्थान के अंदर होगा। इसके अंदर क्रम से पूछे तो सिक्किम, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने हो सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ सकता है। राजस्थान का हम ये कहते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है क्योंकि सबसे पूर्व में है, और सबसे बाद में जैसलमेर के अंदर होता है। लेकिन हम पढ़ के भी ये गए थे, उसने आजकल के जो पेपरों के अंदर जो परिवर्तन किया जा रहा है, ये नहीं है कि वो कोई अलग बातें कर रहा है, बात तो सिर्फ वो ही कर रहा है उसी कंसेप्ट की जो हम पढ़ के गए थे। अब उसने धौलपुर, भरतपुर ये छोड़ दिए, उसने तो कह दिया कि जैसे यहां पर बात कर दी, आपके जयपुर की बात कर रखी है, जोधपुर की बात कर रखी है, बीकानेर की बात कर रखी है, जयपुर आ गया, अजमेर आ गया, यहां पर जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, और वो कहता है कि सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होगा। तो उस कंडीशन के अंदर हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं इसने कैसा प्रश्न पूछ लिया, जबकि ये तो बहुत आसान प्रश्न होता है। आपके सामने मानचित्र के अकॉर्डिंग भी वो प्रश्न दे सकता है। मानचित्र के अकॉर्डिंग आपको लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ राजस्थान के जिलों के नाम याद रखने और भारत के राज्यों के नाम याद रखने। क्योंकि कई बार वो क्या कर देता है कि ये जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर ये नहीं लिख करके वो सीधे इस प्रकार से ए, बी, सी और डी उसने लिख दिया। निम्नलिखित में से राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले
कहां पर होगा, क्योंकि आपके अक्षांश और देशांतर का जो टॉपिक लगता है तो साधारण सी इस प्रकार की बात वो कर सकता है, या राजस्थान की स्थिति और विस्तार लगते हैं वहां पर पूछा जा सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें अगर ये नहीं पता होगा कि यहां पर जयपुर है तो भी हम उत्तर नहीं कर पाएंगे। ये प्रश्न मुश्किल नहीं है, ये प्रश्न आप यूं कह सकते हो छठी सातवीं आठवीं जो क्लास है उन्हीं के अंदर बात किए गए, प्रश्न बनाने का स्वरूप उसने बदला है, बात तो सिर्फ वही की। तो इसलिए इनको हमें कोई न तो ये रटने वाले हैं, सिर्फ एक बार प्रश्न का स्वरूप समझने की जरूरत है, उसके बाद में चाहे कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे दूसरे जो सब्जेक्ट के अंदर होंगे, तो वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं होती है कि भी इस प्रकार का अगर उसने प्रश्न पूछा है तो निश्चित रूप से आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग समझ करके उसका उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सीधी सीधी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप जो पढ़ के गए हो उसके अकॉर्डिंग प्रश्न दे, वो तो रटी रटाई। अब जैसे सूर्य की किरणों के सीधापन और तिरछापन की जब हम बात करते हैं तो सब रट के जाते हैं हम कि बांसवाड़ा के अंदर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि ग्लोब के ऊपर अगर आप ये देखते हो कि ये 0 डिग्री वाला जो हिस्सा था और यहाँ पर 23 डिग्री से राजस्थान की शुरुआत होती है और 30 डिग्री तक है, इसका मतलब ये हिस्सा पहले यहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा सीधी होंगी और यहाँ पर क्या होंगी, तिरछी होंगी। हम सिर्फ रट के यही गए हैं, बांसवाड़ा में सीधी होती है, गंगानगर में तिरछी होती है। अब उसने बांसवाड़ा नहीं दिया, उसने तो यहाँ जयपुर से शुरू कर दिया, जयपुर दे रखा है, सीकर दे रखा है, झुंझुनू दे रखा है, हनुमानगढ़ दे रखा है। निम्नलिखित में से सूर्य की किरणें सीधी किसके ऊपर पड़ती है? अब जी बांसवाड़ा पड़ के गया, वो तो आगे उत्तर में पायो को नहीं। अब आप के करा आ तो रमाण मंड की कोई पूछो बड़ा, उसने पूछा ही नहीं है, पूछे सिर्फ ये तो पूछा राजस्थान के जो जिले दे रखे थे, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। और कंसेप्ट की वो बात ये कर रहा है कि जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाओगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। इसका मतलब ये भी नहीं दे रखा, यहाँ के कोई जिले दे ही नहीं रखे, तो ये जो 4 जिले दिए हैं उसमें सबसे सीधी कहां पे थी? जयपुर के अंदर। सबसे तिरछी कहां पे होंगी? हनुमानगढ़ के अंदर। तो सिर्फ रटे रटाई जो बातें हैं उसके साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। उसके बाद में एक तो आपका पेपर का आपकी भय नहीं होगा और दूसरे आपके प्रश्न सही भी अधिक होंगे। तो ये देशांतर से संबंधित समय निर्धारण से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में एक छोटी सी बात मैं आपके सामने यहां पे जब आ गई तो मैं कर देता हूं, ताप कटिबंध से संबंधित। ताप कटिबंध का डायरेक्ट प्रश्न जैसे मैंने कहा कि आपके सामने हो सकता है, नहीं होगा, लेकिन कैसा प्रश्न हो सकता है? अभी जो हम बात कर रहे थे, जैसे ये 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री अक्षांश, और यहां पर आप देखते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हमने कहा था कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ, जिसको कहते हैं मकर। अब इस एरिया के अंदर जो सूर्य होगा उसकी किरणें यहां पर सीधी आएंगी, और जैसे जैसे आप यहां पर और तिरछी हैं, इससे आगे जाओगे तो और तिरछी होती जाएंगी। इसका मतलब ताप का मतलब तापमान, कटिबंध का मतलब 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र था, इस प्रकार से यह है। तो ये तो 90 डिग्री नॉर्थ लिख दिया हमने, ये 90 डिग्री साउथ। ताप कटिबंधों के बारे में आप पढ़ते हो, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये 3 नाम दिए जाते हैं। यहां पर इस एरिया के अंदर सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से जो गोल हिस्सा है, गोल हिस्से के ऊपर आप कभी भी लाइट डाल के इस प्रकार से देखना कि बीच वाला जो हिस्सा होगा वहां पर तो सीधी होगी, बाकी जगह उसकी किरणें हैं, विकिरण है, वो बढ़ती जाएगी तो तिरछी होती जाएगी। तो यहां पर इस एरिया के अंदर सूर्य का तापमान अधिक प्राप्त हो रहा है, इसलिए उष्ण बोलते हैं। और कटिबंध 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या करेंगे? उष्ण कटिबंध। ये जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री,
हो सकता है आपके पास किसी भी किताब के अंदर ऐसा भी दे रखा हो 0 से 30 डिग्री दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया के अंदर लगभग सूर्य का प्रकाश अधिक होने के कारण यहाँ पर तापमान ज्यादा रहता है, जिसको हम कह देते हैं उष्णकटिबंध। और 23.5 के बाद में हमने यहां पर खींच दी 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, और इसके आगे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। यहां पर सबसे तिरछी है उत्तर वाला जो एरिया 66.5 से 90, इसका मतलब तापमान कम होगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सी कटिबंध। और नीचे वाले के अंदर भी हम क्या लिखेंगे, शीत कटिबंध। अब बीच में एक नाम और आता है जिसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब यानी सर्दी और गर्मी दोनों का जो मिला जुला, क्योंकि यहां पर ठंड ज्यादा है, यहां पे गर्मी ज्यादा है, इन दोनों का जो हिस्सा होगा, शीत और उष्ण को मिलाते हैं तो संधि करते हो तो क्या बन जाता है, शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों के प्रभाव यहां पे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से नीचे वाला जो एरिया है दक्षिणी गोलार्ध में भी उष्ण और शीत का मिला जुला रूप क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। सामान्यतः ये 3 ताप कटिबंधों के नाम आपके सामने आते हैं, लेकिन कई बार एक नाम ये और दे देता, क्योंकि जब आप भारत का और राजस्थान का पार्ट जब पढ़ोगे तो बार बार आपके सामने ये नाम आएंगे, कहीं उष्ण कटिबंध के, या वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कहीं और कहीं पढ़ोगे तो आपको शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा, कहीं उपोष्ण कटिबंध मिलेगा। तो हम ये परेशान हो जाते हैं कि एक तो उष्ण शीतोष्ण शीत, इन्होंने हमें परेशान कर लिया पढ़ते पढ़ते, इनका अर्थ भी नहीं समझ में। ये जो उपोष्ण कटिबंध की बात कर रहे हैं ये फिर कहां पे रहते हैं, उप का मतलब होता है समीप, जैसे राष्ट्रपति के समीप होता है उपराष्ट्रपति, तो हम वहां पे लगाते हैं। सरपंच के समीप उप सरपंच होता है, यानी वो जो जिसके समीप, उप का मतलब ही समीप होता है। तो यहां पे किसके समीप है, उपोष्ण, उप प्लस उष्ण, उपोष्ण। तो उष्ण के जो समीप वाला एरिया होता है उसको उपोष्ण बोल देते हैं। तो जैसे हमने 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री शीतोष्ण लिखा हो सकता है, या फिर इसको अगर दो भागों में डिवाइड करते हो तो हमने कह दिया कि ये जो 45 डिग्री तक वाला जो एरिया था 23.5 डिग्री से, ये इस उष्ण वाले के नजदीक है, इसलिए यहां पर क्या लिखा मिल सकता है आपको, उपोष्ण कटिबंध। फिर इसी प्रकार से दक्षिण के अंदर भी 23.5 से 45 डिग्री वाला जो एरिया है साउथ के अंदर, इसको भी उपोष्ण कटिबंध। इनको कतई रटने की आवश्यकता नहीं है, मेरे विचार से हमसे कोई सीधा इस प्रकार का प्रश्न भी नहीं पूछेगा कि उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण शीत कटिबंध कहां पर होते हैं। लेकिन मैंने जब अभी जो बात की थी, हमने राजस्थान के संदर्भ में जो बात की थी कि भाई राजस्थान के नक्शे के अंदर हमने देखा था कि सूर्य की किरणें के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा था कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि आप अगर ग्लोब के ऊपर, मैं यहां बना देता हूं, तो ग्लोब के ऊपर अगर देखोगे तो ये 0 डिग्री वाला एरिया हो गया। इस 0 डिग्री से उत्तर की तरफ चलते हैं तो भारत की 8 डिग्री से शुरुआत होती है नॉर्थ से, और भारत के अंदर ही राजस्थान है, इसका मतलब हम उत्तरी गोलार्ध में तो हैं। उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति होती है 23 डिग्री से शुरू और 30 डिग्री तक, और भारत के संदर्भ में अगर देखते हो तो 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक। तो भारत के संदर्भ में भी हो सकता है, राजस्थान के संदर्भ में, यानी जो एरिया इस भूमध्य रेखा के निकट होगा उसमें तापमान ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर सूर्य की किरणें सीधी होंगी। जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते जाओगे ऐसे ऐसे, यानी भूमध्य रेखा से किस प्रकार से आप उत्तर की तरफ बढ़ते जाओगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। तो चाहे राजस्थान के संदर्भ में आपके ये प्रश्न इस प्रकार से काम में आ सकता है कि यहां अगर किसी जिलों का नाम दे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य की किरणें यहां पर तिरछी ज्यादा होंगी, और यहां पर क्या होगी, सूर्य की किरणें सीधी होंगी। तो अब हमें रटने की जरूरत नहीं है कि बांसवाड़ा रटे या उदयपुर रटना होगा या गंगानगर रटना होगा, जो भी प्रश्न आएगा उस समय पेपर होल के अंदर देखा जाए। इसी प्रकार से अगर भारत के संदर्भ में भी वो बात करता है
तो भारत के राज्यों की भी अगर बात करें तो नीचे से यहां से लेकर के ऊपर की तरफ आप राज्यों के क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे का जो राज्य होगा वहां पर, चाहे केरल की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और यहाँ इधर जाओगे तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस प्रकार से सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती जाएंगी। तो ऐसा प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे ताप कटिबंधों से संबंधित हो सकता है। एक कई बार निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश ऐसे भी शब्द आपके सामने आते हैं। निम्न अक्षांश का मतलब हो गया कि ये जो 0 डिग्री है, कम है संख्या के अंदर, और उच्च का मतलब 90 ज्यादा है। इस 0 से आप उत्तर की तरफ जाते हो तो ये यहाँ 0 से लेकर के 30 डिग्री वाला तक जो एरिया है, इसको हमने कह दिया निम्न अक्षांश। फिर उसके बाद में बीच वाला जो एरिया होगा उसको हम कहते हैं मध्य अक्षांश, यानी 30 से लेकर के 60-65 तक, और उससे बाद में 90 डिग्री तक का जो एरिया होगा उसको बोलते हैं उच्च अक्षांश। ये शब्द हमारे वहां पर काम में आएंगे जहां पर आप वायुदाब पेटियां और पवन पेटियां और उसके बाद में साइक्लोन की जब बात करते हो, तो जैसे हम वहां पर बात करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इस क्षेत्र के अंदर निम्न अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों के अंदर उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर ये शब्द काम में आएंगे। सीधा आपसे कोई नहीं पूछेगा कि निम्न अक्षांश किसे कहते हैं, मध्य अक्षांश किसे कहते हैं, उच्च अक्षांश किसे कहते हैं, ऐसा डायरेक्ट कोई हमारे सामने प्रश्न नहीं होगा। लेकिन ये बात अगर समझ में आ गई तो मेरे विचार से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हम हल कर पाए।